नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डाइट, जर्मनी में बुंडेस्टाग, अफगानिस्तान में शूरा, इराक में मजलिस और भारत में संसद। संसद की पृष्ठभूमि ऋग्वेद में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख आता है। वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती है। ऋग्वेद में समिति को वर्तमान में लोकसभा का नाम दिया गया और सभा को वर्तमान में राज्यसभा के नाम से पहचाना जाता है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारतीय संसद में गठन के साथ साथ पद अधिकारियों के बारे में भी बताया गया है। लोकसभा में मुख्य रूप से 2 पदाधिकारी होते हैं: लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। उसी प्रकार राज्यसभा में भी राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता। संसद की सदस्य संख्या का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है। लोकसभा में अधिकतम संसद के सदस्य 552 हो सकते हैं, जिनमें से निर्वाचित 550 और मनोनीत 2 सदस्य। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 मनोनीत सदस्य हैं। उसी प्रकार राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, जिसमें से निर्वाचित 238 और मनोनीत 12 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से निर्वाचित 233 और मनोनीत 12 सदस्य हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एवं राज्यसभा में 12 कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और समाज सेवक में पहचाने वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। संसद में कार्यकाल के बारे में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में संसद को कार्य सौंपा गया है। राज्यसभा संसद सदस्यों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया गया है। लेकिन इसका निर्धारण इस व्यवस्था के तहत किया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, जिनके स्थान पर पुनः 6 वर्ष के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है। संसद सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भी भारतीय संविधान में इस प्रकार से किया गया है। संसद के सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम अगर लोकसभा में है तो 25 वर्ष और राज्यसभा में है तो 30 वर्ष होनी चाहिए।
वह दिवालिया एवं पागल न हो। वह संसद के सदस्य बनने की वे सभी योग्यताएं रखता हो जो संसद में निर्धारित की गई। संसद के सदस्यों को शपथ इस प्रकार से दिलाई जाती है। सांसद अथवा एमपी स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है एवं हस्ताक्षर करता है। इसी प्रकार से संसद के सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है। संसद के सत्र वर्ष में 3 आयोजित किए जाते हैं। भारतीय संसद के प्रति वर्ष 3 सत्र अथवा अधिवेशन होते हैं, जो फरवरी से लगाकर मई तक बजटीय सत्र चलता है। उसके बाद जुलाई से लगाकर सितंबर तक मानसून सत्र चलता है। फिर नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलता है। इस प्रकार से पूरे वर्ष में भारत में 3 सत्र या अधिवेशन चलते हैं। भारतीय संसद सदस्य की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, जिसको 10वां भाग 1/10 या 10% भी कह सकते हैं। गणपूर्ति पीठासीन अधिकारी जिस सदन का अध्यक्ष, जैसे लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष है तो वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होगा। राज्यसभा का सभापति है तो राज्यसभा का वो पीठासीन अधिकारी होगा। इस प्रकार से वो शामिल होते। संसदीय कार्य प्रणाली को प्रारंभ करने और कार्य को अंतिम रूप देने के लिए 3 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। पहली हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, दूसरी अंग्रेजी भाषा और तीसरी है मातृभाषा। दोनों भाषाओं में पूर्ण ज्ञान नहीं होने पर हिंदी या अंग्रेजी में तीसरी भाषा मातृभाषा का सहारा लिया जाता है, लेकिन इसकी अनुमति पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा पर दी जाती है। जिस सदन की बैठक होती है और कोई भी सांसद उसमें भाषा का प्रयोग करना चाहता है, वो उसको हिंदी या इंग्लिश का ज्ञान नहीं होता है, तो अपनी वो मातृभाषा की अनुमति उस सदन के पीठासीन अधिकारी से लेता। संसद सदनों की स्थिति क्या है देखिए। लोकसभा की जो संसद में जो स्थिति है वो लोकसभा अस्थायी सदन है, जनता का सदन है, निम्न सदन है। और भारतीय संसद में लोकसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। उसी प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यों का सदन है, उच्च सदन है। और राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। संसद के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार से किया जाता है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। उसी प्रकार राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। अतः राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये निर्वाचन की प्रक्रिया में लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है लोकसभा, और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से। संसद की कार्य प्रणाली यानी संसद के कौन कौन से कार्य हैं। पहला कार्य विधि का निर्माण करना। संसद में किसी भी कार्य जो संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से परिपूर्ण होता है और उसको कानून का रूप दिया जाता है तो उसको 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो पहले प्रथम सदन में, जहाँ पर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है, वहाँ से पास होने के बाद में वो राज्यसभा में जाता है। फिर राज्यसभा में ये तीनों वाचन होते हैं। उसके बाद में किसी प्रकार के सदन में कोई भी किसी भी नियम कानून को लेकर या कार्य प्रणाली को लेकर किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक भी ले सकता है, लेकिन दोनों के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से पास होने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए चला जाता है और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तभी वह विधेयक पास होता है। उसी प्रकार धन विधेयक पारित करना।
दूसरा जो संसद का कार्य है, धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष यह जांच करता है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक, इससे अपन अंदाज लगा सकते हैं कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पास होने के बाद में यह राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन अपने पास रख सकती है और 14 दिन के बाद अगर वो उसको पास नहीं करती हैं तो वो संसद के द्वारा पास समझा जाता है और फिर वो राष्ट्रपति उसको पास कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। तीसरा जो संसद का कार्य, संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन में लोकसभा से पास हो या राज्यसभा से पास हो, दोनों से पास होने के बाद में अगर दोनों के मध्य विवाद है तो राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक नहीं ले सकता। अनुच्छेद 108 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक नहीं ले सकता। इस प्रकार से ये दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। इसमें विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई गई है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसमें यह बात बताई गई है कि पहले 3 पद्धतियों के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है। पहला होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में जो सबसे ज़्यादा उसके पक्ष में पूर्ण बहुमत मिल जाता है प्रत्येक को, पहले सदन में जैसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया, लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किया गया और वो कानून बन गया, उसको बोलते हैं साधारण पद्धति। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। पहली पद्धति है लोकसभा से पास होने के लिए 2/3 सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से उसके पक्ष में होंगे और साधारण बहुमत में पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे तब वो लोकसभा से पास होगा। उसी प्रकार की प्रक्रिया राज्यसभा में होगी, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा और हस्ताक्षर बन जाएगा। दूसरी जो प्रतिक्रिया अपनाई गई है, तीसरी, उसमें ये बात कही गई है कि पूर्ण बहुमत प्लस 2/3 सदस्यों का मत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, ये प्रक्रिया जब पूर्ण होगी दोनों सदनों से तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और संविधान में संशोधन किया जाता है। ये तीसरी विधि थोड़ी सी जटिल विधि है। इस प्रकार से संसद को ये कार्य करने की परिस्थिति और अवधारणा संसदीय व्यवस्था में दी गई। धन्यवाद।